हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीटी 360 पॉलिटी के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी टॉपिक्स पिछले 5 साल में इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जुडिशरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस है, लेजिस्लेचर है वगैरह, ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग जुडिशरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए काफ़ी टाइम से बात हो रही है कि ये हम बनाएंगे। जैसे आपका आईएएस होता है तो उसमें क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। अब यहाँ पर क्या है कि लोग सिलेक्ट होते हैं, आप आईएएस बनते हो, उसके बाद अलग अलग स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो वही सेम स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर फॉलो करने की बात की गई है। और स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, उनकी रिकमेंडेशंस पर ये जुडिशियल सर्विसेज को इंक्लूड करने की बात की गई थी आर्टिकल 312 को मॉडिफाई करके। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये 1976 में ये बात हुई थी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की। अब बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि अभी लॉ मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि हम ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो प्रोसेस है, कंसल्टेशन प्रोसेस है, वो हम मार्च 2022 में ये स्पीड अप करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं कि एक सेंट्रलाइज कैडर हो जाए डिस्ट्रिक्ट जजेस का। जैसे आईएएस बनते हो आप, डीएम बनते हैं, ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस बनते हैं। तो एक सेंट्रलाइज कैडर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जजेस का, और जिसको सेंट्रली रिक्रूट किया जाए ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के द्वारा। जैसे यहाँ पर आईएएस के लिए होता है, यूपीएससी में होता है, तो सेंट्रली रिक्रूट होते हैं ना आईएएस आईपीएस वगैरह, तो उसी तरीके से। और ऑल इंडिया सर्विसेज की लाइंस पर ही इनको सीट्स स्टेट्स एलोकेट की जाएंगी। तो वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सेकंड टॉपिक है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑलमोस्ट हर साल ही न्यूज़ में रहता है। इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, क्योंकि बार बार हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, किसी ना किसी रीज़न से रहता है ये न्यूज़ में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन तो नहीं किया गया है, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 के मुताबिक दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं। एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोर्ट की किसी जजमेंट या किसी ऑर्डर या फिर रिट को डिसोबे कर लेते हो, उसको मानते नहीं हो आप, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो ये आप थोड़ा सा ना, जब भी इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, वर्ड पे ज़रूर ध्यान देना कि इसका क्या मतलब होता है। सिविल और क्रिमिनल क्या समझ में आ रहा है आपको इससे, है ना। तो इसमें क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि अगर आपने किसी लोअर कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, किसी भी कोर्ट की बेइज्जती हो गई, इवन अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भी बेइज्जती कर देता है, या हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी बेइज्जती कर देता है, तो वो भी इसी में ही आता है। तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर ऐसी पब्लिकेशन की कोई भी एक्ट है जिससे कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो कम हो गई है, तो वो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में आता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहे हो, उसको भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में माना जाता है। और अगर आप कोई भी जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस दिखा रहे हो किसी भी तरीके से, तो वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। आर्टिकल 129 और 142 क्लॉज 2 के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है वो नोटिस या फिर इशू कर सकते हैं या फिर पनिश कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अगर मान लो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी अगर कंटेम्प्ट किया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कोई भी इंसल्ट की है, तो उनको भी पनिश किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उनको पनिश कर सकती है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, वो मैंने आपको जो बताया था आर्टिकल 129 142 क्लॉज 2 के अंडर के आता है। लोक अदालत अब न्यूज़ में है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़म्स है। तो यहाँ पर लोक अदालत बैठती है, जैसे कि इनके पास वही ऑलमोस्ट सेम ही पावर्स होती हैं कि आपका कोई भी ऐसे केसेस आ गए या फिर कोई भी डिस्प्यूट आ गए जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पर है, वो पहले ही सेटल किए जाते हैं। तो वो पावर होती है बेसिकली कि आपको कोर्ट जाना ही ना पड़े, ठीक है, या फिर कोर्ट में कोई केस अगर पेंडिंग हो गया, ठीक है, वो चीज़ हम लोग लोक अदालत बिठाते हैं, वहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि भैया आपस में आप नेगोशिएट करो और सुलझा लो चीज़ें। अब लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। अब छत्तीसगढ़ जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने ई लोक अदालत का इनॉग्रेट किया था। ई लोक अदालत क्या है, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट अगेन 1987 में।
अब नेक्स्ट है क्यूरेटिव पिटीशन। अब दो तरीके की पिटीशन आपने सुनी होंगी, एक होती है रिव्यू पिटीशन, एक होती है क्यूरेटिव पिटीशन। यहाँ पर हम क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी न्यूज़ में रहता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट का मैटर हुआ था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 का ये मैटर था। इसके बाद ये क्यूरेटिव पिटीशन वाला केस जो है वो इवॉल्व हुआ था। ये बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और वो जजमेंट में कुछ मेजर गलती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना ही डिसीजन, अपना जो जजमेंट है उसको रिव्यू कर सकता है वापस से, और वो डिसीजन चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, उस चीज़ के बारे में है ये पूरा टॉपिक। तो यहाँ पर ये है कि क्या एक पर्सन जो है उसको कोई भी रिलीफ मिल सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट या फाइनल ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है उसके बाद। तो और साथ में अगर आपने मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास किया, उसके बाद आप डालते हो रिव्यू पिटीशन कि आप दोबारा से देख लो आपकी कोई ग्रेव गलती हुई है या मिस्टेक हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा से अपना जजमेंट देख सकती है। रिव्यू पिटीशन के भी डिसमिसल के बाद क्या एक पर्सन को रिलीफ मिल सकता है, तो उस बारे में है, तब आता है क्यूरेटिव पिटीशन का रोल आता है फिर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा था कि वो अपने जजमेंट्स को रिकन्सिडर कर सकती है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर्स। तो अभी भी उनके पास ये पावर्स है क्योंकि आर्टिकल 137 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट्स और ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन में? रिव्यू पिटीशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू पिटीशन है उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है और ये न्यूज़ में रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि दो तरीके की पिटीशंस है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता बहुत इजी टॉपिक है, हर साल न्यूज़ में रहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है क्योंकि अगेन एंड अगेन ये न्यूज़ में आता ही है। करंट अफेयर्स में आप हमेशा पढ़ते हो। क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि जब भी डिस्प्यूट्स आते हैं इसके पास ये रिजॉल्व करती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ देखना, ठीक है। ये चीज़ मैं हर लेक्चर्स में बताती रहती हूँ, जो भी ये वर्ड्स आते हैं ना, ये वर्ड्स मैं हर लेक्चर में बताती रहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे तो आपको एक एक शब्द की भी डिटेलिंग आपको पता लग जाएंगी। अब ट्रिब्यूनल जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर ये इस्टेब्लिश किए गए थे, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B के अंडर, और स्वरण सिंह कमेटी अगेन इनकी रिकमेंडेशंस पे किया गया था। आर्टिकल 323A क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है। आर्टिकल 323B जो है वो जितने भी और मैटर्स हो गए उनके ट्रिब्यूनल से ही डील करता है। तो आर्टिकल 323B अदर मैटर्स, ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल जो है वो यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर ले करता है, बट ये जो है नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। इनके पास कुछ सिविल कोर्ट की भी पावर होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी दो लोगों ने कत्ल किया तो दोनों को ही सेम सज़ा होगी, सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। और कुछ सिविल कोर्ट के पावर्स भी इनके पास होते हैं, जैसे कि ये समन इशू कर सकते हैं और विटनेस को अलाउ कर सकते हैं कि वो एविडेंस प्रोवाइड करें, या फिर और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं पार्टीज़ पर, कि मतलब अगर कह दिया ट्रिब्यूनल ने कि होना चाहिए तो वो जजमेंट है, बेसिकली वो पास की गई है ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, तो वो होगा, वो लीगली बाइंडिंग है, आप मुकर नहीं सकते दोनों पार्टीज़। अब ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स आया है ऑर्डिनेंस, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 का, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी आपको शॉर्ट में पहले मैं ये बता देती हूँ, बाकी थ्योरी तो आप ये पढ़ भी सकते हो खुद ही। अब क्या है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, तो उन सबको कंबाइन किया गया है, बेसिकली मर्ज कर दिया गया है एक साथ कि भाई ईजी हो जाए, आपका प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट ना हो। तो इसके द्वारा ये किया गया है, रिफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 के हिसाब से जितने भी बहुत सारे एपेलेट ट्रिब्यूनल्स थे और अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बाकी की जो जुडिशियल बॉडीज़ हैं अभी जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, और ये सारे एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया गया है। तो अब और इस ऑर्डिनेंस के द्वारा जो 2021 का ये ऑर्डिनेंस है, इसने फिनेंस एक्ट 2017 को अमेंड किया है
कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड किए जाएं जो कि सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़ के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है, एंड उनके जो टर्म है उनके मेंबर्स के ऑफिस का वो भी इसी एक्ट में ही डाला गया है, तो अमेंड किया गया। फिनेंस एक्ट 2017 जो है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ़ ट्रिब्यूनल्स हैं, पहले 26 हुआ करते थे, अब 19 कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज किया है और कुछ ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया गया है, जिनमें मतलब क्या होता है, जैसे छोटी छोटी इश्यूज़ आ गए। अब हर एक इशू के लिए पहले क्या था कि एक एक अलग अलग ट्रिब्यूनल थे। जब भी आप पढ़ते थे कभी कुछ एक्ट है, कभी कोई फलानी जगह जाना पड़ेगा, ढिमकानी जगह जाना पड़ेगा। अब क्या है, वो सारा मर्जर हो गया है। तो यहाँ पर मर्जर से क्या फ़ायदा हुआ है कि मतलब जब एक दो ट्रिब्यूनल ऐसे बना दिए गए हैं, काम दोनों का सेम है, फंक्शनल सिमिलैरिटी सेम है, तो फिर उनको मर्ज करना बेटर है ना। तो इसीलिए कुछ मर्ज कर दिए गए, कुछ अबॉलिश कर दिए गए हैं। तो 26 से घटा करके अब 19 है ये। तो ये जो ऑर्डिनेंस है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या है कि जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल के, उनको इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही अपॉइंट किया जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके हेड होंगे, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा एज अ चेयरपर्सन। ठीक है। अब ज़ीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट, यहाँ पर ज़ीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट, ये अगर आप कभी भी कोई भी न्यूज़ जैसे चल रही है ना, इसको थोड़ा सा आप पढ़ो, समझो क्या हो सकता है कि भाई कोर्ट में पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ की पेंडेंसी? कोर्ट्स में क्या पेंडेंसी होती है? केसेस की पेंडेंसी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो एक्चुअल रियल टाइम फ्लो ऑफ केसेस है वो जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता उनका, तो उन सारी ऐसे केसेस को स्टडी करने के बारे में। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये पायलट प्रोजेक्ट है ज़ीरो पेंडेंसी कोर्ट्स, तो उसकी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा था। एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप जो भी यहाँ पर चीज़ें आप पढ़ोगे इसके आप पॉइंट ज़रूर बना लेना। जैसे ये कमेटी है, अब ये कमेटी किस बारे में है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स लिखना हेडिंग, और इसमें कमिटीज़ आप लिखते जाना। एक आप पेज ऐसा ज़रूर बनाना जिसमें आप सिर्फ कमिटीज़ के बारे में लिख रहे हो। जैसे अभी सोरेन सिंह कमेटी तो बहुत बार न्यूज़ में रहती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप लोग सोचने लगोगे कि कौन सी कमेटी है, कन्फ्यूजन हो जाता है। पर अगर आपको पता है कि कुछ कमिटीज़ ऐसी हैं जो हमेशा या तो न्यूज़ में रहती हैं या फिर वो हर साल आपके यूपीएससी में ऑप्शंस में ज़रूर दिखती हैं, जैसे सोरेन सिंह कमेटी है वो आपके ऑप्शंस में ज़रूर दिखती है हर साल, तो एक कमिटीज़ का एक पेज बना लो जिसमें लिख लो एक एक करके कमेटी। ऐसे ही सर्च कम सिलेक्शन कमेटी लिख लो। दो तीन चीज़ें नोट करनी है कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें हेड होंगे, अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नॉमिनेट करेंगे किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चेयरपर्सन की तरह। ठीक है, तो ये कमिटीज़ आपको लिखनी है कि मेंबर चेयरपर्सन कौन होंगे, किस बारे में, या ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ये सब आपको नोट करके रखना है। कमिटीज़ ज़रूर नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिम्स, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। अब ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा बनाया गया है। एक ऑनलाइन डेटाबेस है बेसिकली कि जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड केसेस हैं, लिटिगेशन है जिसमें 3 लाख केसेस की बेसिकली डिटेल्स हैं, तो उसका ऑनलाइन डेटाबेस है। इसका एम ये है कि जितना भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट रिलेटेड केसेस का वो सारा डेटाबेस बना दिया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा इशू है तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं, बाद में हम लोग ये करेक्ट करवा देंगे पीडीएफ में। ऑलराइट, तो ये था इसमें। नेक्स्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये एक वेब पोर्टल है जो कि एक बेसिकली एक नेशनल रेपोजिटरी है डेटा की, कि मतलब सारा डेटा एक ही जगह कलेक्ट अगर होता है तो कहाँ पर होगा, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। नाम से थोड़ा सा देखो डेटा ग्रिड, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा ये चीज़ें क्या हो सकती हैं। एक वेब पोर्टल है बेसिकली, और आप ही ज़्यादातर जितनी भी न्यूज़ आएंगी ना वेब के टाइप में आ रही हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसीलिए सारा सिस्टम जो है वो वेब पोर्टल्स पर ही मूव कर रहा है, डिजिटल हो रहा है सारा सिस्टम, तो उस साइड हम लोग मूव कर रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड आप ज़्यादा देखोगे। तो एक नेशनल रेपोजिटरी ऑफ डेटा है, जितने भी केसेस पेंडिंग है या फिर डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स में जो भी डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, ठीक है, वो सारा डेटा जो है ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ये ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया है।
तो अभी हम इतना पढ़ते हैं, साथ में ये आपकी वेबसाइट है synopsize.in, यहाँ पर आप जा सकते हो। स्पेशल कोर्सेज़ में PT360 कोर्स आपको दिख जाएगा, और जहाँ पर हमने लेक्चर एंड किया है इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ऑल्दो एक और चीज़ है, यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल रहेगा कोर्स। एंड बस जो भी डिटेल आपको चाहिए यहाँ से देख लेना आप। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।